नमस्कार। सहस्त्र महावास्तु पॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। सहस्त्रबुद्धे सर के गाइडलाइन के अंडर आज हम ये पॉडकास्ट रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में सभी आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। आपको वास्तु का एकदम बेसिक से नॉलेज मिलने वाला है। वास्तुशास्त्र आज के जगत में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो एक सुपरस्टिशन ना होते हुए वो एक शास्त्र है। ये सहस्त्रबुद्धे सर हम लोगों को समझाएंगे और उसके ऊपर पूरा हम लोगों को बेसिक से पूरा ज्ञान मिलने वाला है, पूरा नॉलेज मिलने वाला है यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। नमस्कार। नमस्कार सर। साईनाथं च तत्शिष्यं श्री उपासनि सद्गुरुं देवीं गोदावरीं चैव वंदे गुरु परंपराम। तो ईश्वर ऐसे है कि आज का जो ज़माना है वो प्रदूषित वायुमंडल का युग है। इसलिए हम देखते हैं कि टेररिस्ट अटैक्स हो या कहीं यात्रा में बड़ी भीड़ हो या रोड ट्रैफिक हो, कितने तरीके से अनैसर्गिक मृत्यु, गंडांतर मृत्यु का आज एक तरीके से ऐसी छाया सब जगह पर है कि सुबह को कोई बाहर निकलता है घर से जॉब के लिए तो शाम को वापस आएगा कि नहीं, ये डर घर में रहने वालों को रहता है कि नहीं। Yes, तो ये जो पारंपरिक शास्त्र है वास्तुशास्त्र, वो एक तरीके से अलौकिक ऊर्जा का, कॉस्मिक ऊर्जा का व्यक्ति के सभोवताल में एक कवच निर्माण करता है, जिस कवच के माध्यम से उसका व्यक्तिगत जो श्वास है, पर्सनल ब्रेथ, और जो कॉस्मिक ब्रेथ है मतलब वैश्विक श्वास है, इन दोनों में एक प्रकार का सुसंवाद करने वाला ये पारंपरिक शास्त्र है। तो ये शास्त्र गूढ़ तो जरूर है क्योंकि वो मृत्यु से कवच के स्वरूप में अपना संरक्षण करता है। और दूसरा, जैसे आपने भी अनुभव किया है, हमसे कंसल्टेशन दिया तो, कि किस प्रकार से उलझनों का रास्ता निकल पड़ता है और व्यक्ति को धन की, वेल्थ की प्राप्ति होती है। कितने सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे भी चेंजेस करने के बाद दूर हो गए। Yes, है कि नहीं। तो ये शास्त्र का मतलब भी ऐसा है, शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। 3 लेवल्स पर ये काम करता है। एक तो मानसिक लेवल पर करते हैं। आज के ज़माने में तुम देखते हो कि खाली ज़ोर से हॉर्न बजाया तो आदमी नीचे आता है और मारामारी शुरू हो जाती है। इसका कारण मानसिक लेवल पे ये जो प्रदूषित वायुमंडल है उसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ें और उलझनें निर्माण हो गई है। दूसरा है शारीरिक व्याधि। हम देखते हैं कि 25 साल का है, खेल खेलने गया है, टेनिस खेलने गया है और वहाँ पर हार्ट अटैक आके मर गया है। इस प्रकार से अनैसर्गिक और प्रीमैच्योर डेथ्स हम हर वक्त, हर रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में ये अगर पारंपरिक शास्त्र हेल्प करता है तो इसकी हेल्प लेना चाहिए कि नहीं? यस सर, जरूर लेना चाहिए। इस प्रकार से इस शास्त्र का असाधारण महत्व है। उससे प्राप्त होने वाली धन है, इच्छा पूर्ति है, ये सब एक तरीके से बाय प्रोडक्ट्स है। मेन इसका जो पर्पज़ है वो साइकिल्स ऑफ द टाइम, डिफ़िकल्ट साइकिल्स ऑफ द टाइम को एक बाजू लगाकर जीवन में अच्छे शुभ घड़ी का किस प्रकार से निर्माण करना है, ये दिशाओं के स्पंदनों के माध्यम से ये पारंपरिक शास्त्र में दिया हुआ है। इसीलिए मैंने इस विषय पर, तुमको मालूम है, 25 बुक लिखे हुए हैं कि 10 लोकल लैंग्वेज मराठी में हैं और 10 इंग्लिश में हैं। इंटरनेशनली बुक्स सब जगह पर अवेलेबल हैं। हिंदी में भी अभी नई 4 बुक्स आ रही हैं। अभी ऑलरेडी 2 बुक्स तो पब्लिश की हुई हैं। तो इस प्रकार से ये शास्त्र का आज के जीवन में अत्यंत महत्व है। जैसे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बीच में मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, गुजरात के पास में उनका सीवियर एक्सीडेंट हो गया। जो कार एक संरक्षक कवच के समान है,
उस कार में बैठने के बावजूद आज का भारत का वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, उसकी मृत्यु हो गई। उसका भवन अगर आप पारंपरिक शास्त्र के सिद्धांतों के साथ देखते हो तो वो दक्षिण चुल्ला, यम चुल्ला जिसको बोलते हैं, सी ओपनिंग टू साउथ सरिका है, और साउथ का प्रांगण भी बड़ा है, और साउथ में समुद्र की खाड़ी है। मतलब हाइपर एक्साइटेशन, दक्षिण के स्पंदनों में इतनी अतिरिक्त वृद्धि है कि जिसको पारंपरिक शास्त्र में डेथ करंट्स कहा जाता है। तो ऐसे डेथ करंट्स जिस वास्तु में हैं, उस वास्तु में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो राजा हो, प्रजा हो, साधु हो या कोई चोर हो, सबके लिए यह शास्त्र प्रमाणित तरीके से कार्य करता है, क्योंकि ये शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति के कॉन्शियसनेस में बदल हो जाता है। अति क्रोधित व्यक्ति अगर ऐसे वास्तु शास्त्र से की हुई रचना के घर में रहता है तो उसके ब्रीदिंग साइकिल्स, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो साइकिल्स में फ़र्क पड़ता है, उसका क्रोध कम हो जाता है, उसके हाथ से होने वाली कल की हिंसा से वो बच जाता है। इस प्रकार से पूरे जीवन में सुधार हो जाता है। ये शास्त्र की अहमियत है। 18 महर्षियों ने ये शास्त्र की जो निर्मित की है, जैसे वास्तु है, योग है, ज्योतिष है, संगीत है, आयुर्वेद है, इन सब का असाधारण महत्व आज के युग में है। उस युग में देखते हैं तो निसर्ग जो था वो संतुलित था। पंचमहाभूतात्मक आविष्कार जो निसर्ग में था वो भी संतुलित था। लेकिन आज के जीवन में तुम देखते हो तो हर चीज़ बिगड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमें वो पारंपरिक शास्त्रों का असाधारण महत्व क्या है, इसका महत्व जानना ज़रूरी है। और ये खास तौर पर हमने जीवन के लिए, जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण एम, एक ध्येय के तौर पर लिया है। और गए 35 साल में इसमें जूझ रहा हूँ कि कोई न कोई, आप तो देखते हो कि कितने गलत तरीके इस वास्तुशास्त्र में घुसे पड़े हैं। कोई पीली गने लेके घूमता है, कोई डिंग डोंग करके घूमता है, कोई एंटेना कहता है, कोई स्कैनर्स कहता है। अरे जो मशीन्स का अगर तुम यूज करने वाले हो, वो मशीन्स को विज्ञान की अगर सोसाइटी जो है, साइंटिफिक सोसाइटी, उसकी मान्यता ही नहीं है। और एक तरीके से तुम उसको मन से जोड़ते हो, घटना से भी जोड़ते हो, और वो इंस्ट्रूमेंट, इतनी फंसी फसाई बातें चल रही है शास्त्र में। तो वैदिक वास्तुशास्त्र अपना सहस्त्र महावास्तु का प्रथम ध्येय है कि 18 महर्षियों से जो प्रसाद हमने पाया है वो प्रसाद आम जनता तक पहुंचाने के लिए इतना रात दिन हम आप भी जो कष्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। इसीलिए कोर्सेस हम जो चलाते हैं, अलग अलग लेवल्स के कोर्सेस चलाते हैं कि जिसमें प्राइमरी वास्तुशास्त्र से लेके धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वैदिक वास्तुशास्त्र का वो व्यक्ति परमज्ञानी बने। इस प्रकार से शास्त्र पूरे कोर्सेस की भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई है, समझो। इस प्रकार से शास्त्र। सर, आप इतने हाईली क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, तो आपने इतना सक्सेसफुल हैं। आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही नहीं, yes. हम चार्टर्ड वैल्यूअर करके प्रैक्टिस किए हैं 35 साल। यस सर। सर, आप इतना हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद, स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपका सक्सेसफुल प्रैक्टिस होने के बावजूद, आप अपने वास्तुशास्त्र को क्यों एक सब्जेक्ट चुन लिया? हाँ, तो ऐसे हो गया कि हमारे जितने आर्किटेक्ट लोग थे उनके पास ये अनपढ़ डिंग डोंग वाले वास्तु एक्सपर्ट्स आते थे और कुछ ऐसा बताते थे कि जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग में करना इम्पॉसिबल है। तो ये अनाड़ी लोगों से वो पूरी कायनात जो आर्किटेक्ट्स की है ना, वो इतनी जूझ रही थी, इतनी तकलीफ़ में आई थी। तो मेरे ही 4 आर्किटेक्ट्स मेरे पास आ गए जिनका मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर करके काम करता था। तो और उन्होंने बोल दिया कि सर, यू कैन डिस्प्रूव द शास्त्र। ओके। ये जो शास्त्र है वो पूरा झूठा है करके आप
बिल्कुल सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि आपको ज्योतिष अच्छा पहले से आता है, तुमको तो मालूम है। हाँ। मैंने बहुत सारे परम ज्ञानी ज्योतिषियों से शास्त्र सीखे हुए हैं। और मॉडर्न फिजिक्स क्या है, नया साइंटिफिक अप्रोच क्या है, वो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स CG सुदर्शन जैसे लोगों से शास्त्र क्या है वो हमने उनके लेक्चर सुने हैं हर हफ्ते को, तो वो बैकग्राउंड भी अच्छी थी। इसलिए वो हमारे आर्किटेक्ट्स को ऐसे लगा कि जैसे ये सहस्त्रबुद्धे कैन डिस्प्रूव द शास्त्र, इसलिए मेरे पास आ गए। फिर मैंने कह दिया कि ऐसे डिस्प्रूव नहीं कर सकते, ख्यालों से डिस्प्रूव। लेट अस पॉन्डर इन द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की गहराई तक जाते हैं। और विशेषता ये लोग जो बूढ़े लोग बोलते थे तब के वृद्ध, मैं भी वृद्ध हूँ या अभी लेकिन तब के जो वृद्ध लोग बोलते थे कि अकाल मृत्यु से जुड़ा हुआ शास्त्र है। तब हमारा बड़ा आर्किटेक्ट जो था उसने कह दिया कि सर न्यूज़पेपर में हम हर रोज़ पढ़ते हैं, सुसाइड्स पढ़ते हैं, रोड अपघात के मृत्यु पढ़ते हैं, उसके बाद खून हुए ऐसी भी जगह हैं। तो हम पुलिस कमिश्नर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, तो इन घरों का एकदम फिजिकली अभ्यास करते हैं। फिजिकली अभ्यास करते हैं मतलब एक 25 क्वेश्चन आयर निकाल दिया। और हमें तो जाने को टाइम नहीं था, हर रोज़ मेरे 8 स्लैब चेकिंग को रहती थी। न उनको था, तो हमारे जो एसोसिएट थे उनको हम भेजते थे कि 25 क्वेश्चन आयर है, उसमें खाली हाँ ना करके आ जाओ। जैसे पानी की टंकी कहाँ है, तुमको तो मालूम है अभी, है ना, ये तो बहुत पानी की टंकी कहाँ है, डोर कहाँ है, जास्ती प्रकाश भवन में किस दिशा से आता है, या हाइलो कैसे हैं, लिफ्ट कौन सी जगह पर है, किचन कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ हैं, जिससे भवन में प्रदूषित तत्व हो जाते हैं। ये सब एक क्वेश्चन आयर निकाल दिया। हमारे नरवणे साहब करके वास्तु एक्सपर्ट थे, परम ज्ञानी थे, हमारे एकदम मित्र थे, अब खुद आर्किटेक्ट भी थे। अभी कुछ 1-2 साल पहले वो गुजर गए, तो उन्होंने हमको निकाल दिया था क्वेश्चनर, ये भी जोड़ दो इसमें। और फिर वो जब 2 साल के लिए हमने ऐसे 100 भवनों का अध्ययन किया कि जहाँ पर मर्डर्स हो गए हैं, सुसाइड्स हो गई हैं, रोड अपघात में लोग मरे हुए हैं, और 2 साल बाद सब इकट्ठा करके कंप्यूटर में डाल दिया, तो यू विल सरप्राइज कि हर केस में 4 कॉमन कंक्लूजन निकले हर केस में। तो फिर हमने कह दिया कि अभी इसका क्या करें। यहाँ किसी को पूछने के बजाय वो नरवणे साहब ने हमको महर्षि महेश योगी के एक महान वास्तुशास्त्रज्ञ हैं, मधुर कृष्ण मूर्ति करके, और वो रहते थे विशाखापट्टनम के पास राजमहेंद्री में। फिर मेरे साथ 2 आर्किटेक्ट देसाई वगैरह हम वहाँ पर गए, उनसे मिले। वो तो बड़े खुश हो गए कि एकदम यंग लोग आए हैं मिलने को, जैसे अभी तुम जाओगे तो लोग खुश हो जाएंगे कि ये शास्त्र के बारे में ऐसी अड़चने हैं। उस प्रकार से हम गए, तो उन्होंने 10 सूत्र निकाल के दिए पारंपरिक संस्कृत के। तुम्हें तो मालूम है थोड़ा बहुत संस्कृत मुझे अच्छा आता है, वैसे नहीं बहुत तो, अच्छा आता है सर, संस्कृत के महापंडित है आप नहीं महापंडित नहीं, लेकिन आता है। तो मैंने वो सूत्र जैसे ही पढ़े, जैसे एक सूत्र है, द्वारे तुरथ्यया विद्धे भवेत् सर्व कुलक्षयः, इस प्रकार से है कि किसी भी भवन पर अगर विथिशूला आक्रमित होती है तो उसमें कुलक्षय होने की संभावना है। और यहाँ पर हमारे ऑफिस के पास ही तुमको तो मालूम है कि दक्षिण की विथिशूला जहाँ पर चलती है, वहाँ पर वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके 2 बेटे रोड एक्सीडेंट में चले गए, या अपना नया बॉम्बे पुणे एक्सीडेंट पे चले गए, है ना। मतलब शास्त्र ने एक सूत्र कहा है, उसका सेक्रेट ज्योमेट्री के साथ, इविल ज्योमेट्री के साथ जो संबंध है वो जगह पे हम देख सकते हैं। और ये विथिशूला प्रकरण भी है और घटना भी उसी प्रकार से है। इसीलिए तुमको जो सिखाया है कि घट घटना घटाकाश, कि एक घट है, उसमें जिस प्रकार से आकाश तत्व का स्पंदन रहता है उस प्रकार की घटना का जीवन में अनुभव होने की संभावना है।
ये जो चीज़ है वही चीज़ वहाँ पर विथिशूला में देखते हैं कि एक फोर्सफुल ऊर्जा चल रही है। जब चैनलाइजेशन ऑफ द एनर्जी होती है, फोर्सफुल ऊर्जा चलती है। जब फोर्सफुल एनर्जी चलती है तब उस ऊर्जा से व्यक्ति के सभोताल में जो कवच स्वरूप उससे जुड़े हुए जन्म पत्री के हिसाब से, यौगिक शास्त्र के हिसाब से एक जो ऑरा निर्माण हो गया है, वो ऑरा पूरा बाधित हो जाता है। जैसे ही ऑरा बाधित हो जाता है वैसे ही तुम जब रोड पर कदम रखते हो तब वो निसर्ग मतलब योर ब्रेथ और कॉस्मिक ब्रेथ इनका संतुलन नहीं रहता, और ऐसी स्थिति में इस प्रकार से अकाल मृत्यु होने की संभावना रहती है। सब संभावनाओं का शास्त्र है। ऐसे नहीं कह सकते कि 10 में से 10 जगह पर वही घटना घटेगी, इस प्रकार से नहीं चलता। समझो 10 भवन तुमने चुन लिए और उस पर विथिशूला कार्यान्वित है, एक डेफिनेट है। 10 में से 3 घरों में, 3 भवनों में विपरीत घटना ऑलरेडी घट गई है, बाकी के 7 घरों में घटना नहीं घटेगी, ऐसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। कल जाके वो भी होने की संभावना है, और इसी को शास्त्र सिद्धांत कहते हैं। और वो पूरा सूत्रमय है, इतना बढ़िया सूत्रमय लिखा हुआ है। 18 महर्षि ने, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमको तो श्लोक भी मालूम है, तो उन्होंने लिखा है। वो खाली तुमको ठीक ठीक से पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से करना है कि ऊर्जा निकष, एनर्जेटिक्स ऑफ दैट वास्तु, वो जिसको समझ में आ जाता है उसको उस घट में किस प्रकार की घटना घटने की संभावना है इसका एक अंदाज आ जाता है। और इसी को पारंपरिक वैदिक वास्तुशास्त्र कहा जाता है। दुर्दैव से आज के ज़माने में इतना अच्छा शास्त्र पूरे अज्ञान तरीके से, एक तरीके से सत्यानाश चल रहा है। वी आर सो ब्लेस्ड सर, हमको आपसे सीखने के लिए मिला है। तो हमने उनको दिखा दिया कि पंचभूतात्मक आविष्कार किसको कहते हैं, जो व्यक्ति में कैसे हैं, निसर्ग में कैसे हैं। ये व्यक्ति और निसर्ग के बीच में जो सेतु 18 महर्षियों ने शास्त्र का बनाया है, उस सेतु से किस प्रकार से संरक्षक कवच व्यक्ति को मिल जाता है, ये सब शास्त्र की अहमियत है। इसीलिए जब 100 केस स्टडीज़ हमने किए तब जाके शास्त्र डिस्प्रूव होने के बजाय अप्रूव हो गया, और इसलिए पारंपरिक शास्त्र में मैंने प्रवेश किया और ज़िंदगी के लिए मैंने डिसाइड कर दिया कि 18 महर्षियों का संदेश जिस प्रकार से आया हुआ है उसी प्रकार से अर्वाचीन मॉडर्न आर्किटेक्चर को किस प्रकार से लगाए और ज्ञान पाए। ये विद्या भी है, ये ज्ञान भी है, ये कला भी है। तो इस तरीके से हम इस शास्त्र में प्रतिष्ठित हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत विजडम मिला। और इसी के साथ इस एपिसोड को कंप्लीट करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। सर से बहुत कुछ हमें सीखना है, बहुत कुछ रेमेडीज़ लेने हैं, बहुत कुछ सॉल्यूशंस लेने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। जय गुरुदेव।